आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दंड, जो इस प्रकार है। संध्या का समय था, कचहरी उठ गई थी। अहलकार चपरासी जेबें खनखनाते घर जा रहे थे। मेहतर कूड़े टटोल रहा था कि शायद कहीं पैसे मिल जाए। कचहरी के बरामदों में सांडों ने वकीलों की जगह ले ली थी। पेड़ों के नीचे मुहर्रिरों की जगह कुत्ते बैठे नजर आ रहे थे। इसी समय एक बुढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़े पहने लाठी टेकता हुआ जंट साहब के बंगले पर पहुंचा और साहिबान में खड़ा हो गया। जंट साहब का नाम था मिस्टर जी सिन्हा। अर्दली ने दूर से ही ललकारा, कौन साहिबान में खड़ा है, क्या चाहता है? बूढ़ा, गरीब ब्राह्मण हूँ भैया, साहब से भेंट होगी? अदरली, साहब तुम जैसों से नहीं मिला करते। बूढ़े ने लाठी पर अकड़ कर कहा, क्यों भाई, हम खड़े हैं या डाकू चोर है कि हमारे मुंह में कुछ लगा हुआ? अर्दली, भीख मांगकर मुकदमा लड़ने आए होंगे। बूढ़ा, तो कोई पाप किया है? अगर घर बेचकर नहीं लड़ते तो कुछ बुरा करते हैं। यहाँ तो मुकदमा लड़ते लड़ते उम्र बीत गई, लेकिन घर का पैसा नहीं खर्चा। मियाँ की जूती मियाँ का सिर करते हैं। 10 भले मानसों से मांग कर एक को दिया। चलो छुट्टी हुई। गांव भर नाम से कांपता है। किसी ने जरा भी टीर पीर की और मैंने अदालत में दावा दायर किया। अदरली, किसी बड़े आदमी से पालन नहीं पड़ा अभी? बूढ़ा, अजी कितने ही बड़ों को बड़े घर भिजवा दिया। तुम हो किस फेर में? हाई कोर्ट तक जाता हूँ सीधा, कोई मेरे मुंह क्या आएगा? बेचारा, गांव से तो कौड़ी जाती नहीं, फिर डरे क्यों? जिसकी चीज पर दांत लगाए अपना करके छोड़ा। सीधे न दिया तो अदालत में घसीट लाए और रगेद रगेद कर मारा। अपना क्या बिगड़ता है? तो साहब से उतला करते हो कि मैं ही पुकारूं? अदरली ने देखा यह आदमी यूं टलने वाला नहीं, तो जाकर साहब से उनकी इतला की। साहब ने हुलिया पूछा और खुश होकर कहा, फौरन बुला लो। अर्दली, हजूर बिल्कुल फटे हाल है साहब, गुदड़ी में तो लाल होते हैं, जाकर भेज दो। मिस्टर सिन्हा अधेड़ आदमी थे, बहुत ही शांत, बहुत ही विचारशील, बातें बहुत कम करते थे। कठोरता और असभ्यता जो शासन की अंग समझी जाती है उनको छू भी नहीं गई थी। न्याय और दया के देवता मालूम होते थे। डील डोल देवों का सा था और रंग आबनूस का। आराम कुर्सी पर लेटे हुए पेचवान पी रहे थे। बूढ़े ने जाकर सलाम किया। सिन्हा, तुम हो जगत पांडे, आओ बैठो। तुम्हारा मुकदमा तो बहुत ही कमज़ोर है, भले आदमी जाल भी न करते बना। जगत, ऐसा न कहे हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मर जाऊँगा। सिन्हा, किसी वकील मुख्तार से सलाह भी नहीं ले ली। जगत, अब तो सरकार की शरण में आया हूँ। सिन्हा, सरकार क्या मिसाल बदल देंगे या नया कानून गढ़ेंगे? तुम गच्चा खा गए। मैं कभी कानून के बाहर नहीं जाता, जानते हो ना। अपील से कभी मेरी तजवीज़ रद्द नहीं होती। जगत, बड़ा धर्म होगा सरकार। सिन्हा के पैर पर गिन्नियों की एक पोटली रखकर, बड़ा दुखी हूँ सरकार। सिन्हा मुस्कुराकर, यहाँ भी अपनी चालबाजी से नहीं चूकते। निकालो अभी और ओस से प्यास नहीं बुझती। भला दोहाई तो पूरा करो। जगत, बहुत तंग हूँ दीन बंधु। सिन्हा, डालो डालो कमर में हाथ, भला कुछ मेरे नाम की लाज तो रखो। जगत, लूट जाऊंगा सरकार। सिन्हा, लूटे तुम्हारे दुश्मन जो इलाका बेचकर लड़ते हैं। तुम्हारे जजमानों का भगवान भला करे, तुम्हें किस बात की कमी? मिस्टर सिन्हा इस मामले में जरा भी रियायत न करते थे। जगत ने देखा कि यहाँ काइयापन से काम नहीं चलेगा तो चुपके से 4 गिन्नियाँ और निकाली, लेकिन उन्हें मिस्टर सिन्हा के पैरों पर रखते समय उनकी आंखों से खून निकल आया। यह उनकी बरसों की कमाई थी। बरसों पेट काटकर, तन जलाकर, मन बांधकर, झूठी गवाहियाँ देकर उसे यह थाती संचय कर डाली थी। उनका हाथों से निकलना प्राण निकलने से कम दुखदायी न था। जगत पांडे के चले जाने के बाद कोई 9 बजे रात को जंट साहब के बंगले पर एक तांगा आकर रुका और उस पर से पंडित सत्यदेव उतरे, जो राजा साहब शिवपुर के मुख्तार थे। मिस्टर सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, आप शायद
अपने इलाके में गरीबों को न रहने देंगे? इतना जुल्म? सत्यदेव, गरीब परवर, यह कहिए कि गरीबों के मारे अब इलाके में हमारा रहना मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, जमींदार को कुछ न कुछ सख्ती करनी ही पड़ती है। मगर अब यह हाल है कि हमने जरा चूं भी की तो उन्हीं गरीबों की त्योरियां बदल जाती है और सब मुफ्त में ज़मीन जोतना चाहते हैं, लगान मांगिए तो फौजदारी का दावा करने को तैयार रहते हैं। अब इसी जगत पांडे को देखिए, गंगा कसम है हुजूर, सरासर झूठ का दावा है। हुजूर से कोई बात छिपी तो नहीं रह सकती। अगर जगत पांडे मुकदमा जीत गया तो हमें बोरिया बंधन छोड़कर भागना पड़ेगा। अब हुजूर ही बसाए तो बच सकते हैं। राजा साहब ने हुजूर को सलाम कहा और अर्ज की है कि हक इस मामले में जगत पांडे की ऐसी खबर लें कि वह भी याद करे। मिस्टर सिन्हा ने भवें सिकोड़कर कहा, कानून मेरे घर में तो नहीं बनता। सत्यदेव, आपके हाथ में सब कुछ है। यह कहकर गिन्नियों की एक गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। मिस्टर सिन्हा ने गड्डी को आंखों से गिन कर कहा, इन्हें मेरी तरफ से राजा साहब को नज़र कर दीजिएगा। आखिर आप कोई वकील तो करेंगे, उसे क्या दीजिएगा? सत्यदेव, यह तो हुजूर के हाथ में है। जितनी ही पेशियाँ होगी उतना ही खर्च भी बढ़ेगी। सिन्हा, मैं चाहूँ तो महीनों लटका सकता हूँ। सत्यदेव, हाँ, इसमें कौन इनकार कर सकता है। सिन्हा, 5 पेशियाँ भी हुई तो आपके कम से कम 1000 उड़ जाएंगे। आप यहाँ उसका आधा पूरा कर दीजिए तो एक ही पीसी में वारा न्यारा हो जाए, आधी रकम बच जाए। सत्यदेव ने 10 गिन्नियाँ और निकाल कर मेज पर रख दी और घमंड के साथ बोले, हुक्म हो तो राजा साहब को कह दूं, आप इत्मीनान रखें, साहब की कृपा दृष्टि हो गई। मिस्टर सिन्हा ने तीव्र स्वर में कहा, जी नहीं, यह कहने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी शर्त पर यह रकम नहीं ले रहा हूँ। मैं करूँगा वही जो कानून की मंशा होगी। कानून के खिलाफ जौ भर भी नहीं जा सकता। यही मेरा उसूल है। आप लोग मेरी खातिर करते हैं, यह आपकी शरारत है। उसे अपना दुश्मन समझूंगा। जो मेरा ईमान खरीदना चाहे, मैं जो कुछ लेता हूँ सच्चाई का इनाम समझकर लेता हूँ। जगत पांडे को पूरा विश्वास था कि मेरी जीत होगी, लेकिन तजवीज़ सुनी तो होश उड़ गए। दावा खारिज हो गया। उस पर खर्च की चपत अलग, मेरे साथ यह चाल। अगर लाला साहब को इसका मज़ा न चखा दिया तो ब्राह्मण नहीं, किस फेर में है। सारा रूप भुला दूंगा। वहाँ गाढ़ी कमाई के रुपए हैं, कौन पचा सकता है। हाड़ फोड़ फोड़ कर निकलेंगे। द्वार पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। उसी दिन संध्या को जगत पांडे ने मिस्टर सिन्हा के बंगले के सामने आसन जमाव दिया। वहाँ बरगद का घना वृक्ष था। मुकदमे वाले वहीं सत्तू चवेना खाते और दोपहरी उसी छाँव में काटते थे। जगत पांडे उनसे मिस्टर सिन्हा की दिल खोलकर निंदा करता। न कुछ खाता न पीता, बस लोगों को अपनी राम कहानी सुनाया करता। जो सुनता वह जट साहब को 4 खोटी खरी सुनाता। आदमी उन्हीं नहीं 50 है। इसे तो ऐसी जगह मारे जहाँ पानी न मिले। रुपए के लिए ऊपर से खर्चे समेत डिग्री कर दी। यही करना था तो रुपए काहे को लिए थे। यह है हमारे भाई बंधुओं का हाल। यह अपने कहलाते हैं, इनसे तो अंग्रेज ही अच्छे। इस तरह की आलोचनाएं दिन भर हुआ करती। जगत पांडे के आसपास आठों पर जमघट लगा रहता। इस तरह 4 दिन बीत गए और मिस्टर सिन्हा के कानों में भी बात पहुंची। अन्य रिश्वती कर्मचारियों की तरह वह भी हेकड़ आदमी थे। ऐसे निर्द्वंद रहते मानो उन्हें यह बीमारी छू तक नहीं गई। जब वह कानून से जौ भर भी न टलते थे तो उन पर रिश्वत का संदेह हो ही क्यों और कोई करता भी तो उसकी मानता कौन। ऐसे चतुर खिलाड़ी के विरुद्ध कोई जाब्ते की कार्रवाई कैसे होती। मिस्टर सिन्हा अपने अफसरों से भी खुशामद का व्यवहार न करते। इससे हुक्काम भी उनका बहुत आदर करते थे। मगर जगत पांडे ने वह मंत्र मारा था जिसका उनके पास कोई उत्तर न था। ऐसे बांगड़ आदमी से आज तक उन्हें पाला न पड़ा था। अपने नौकरों से पूछते, बुढ़ा क्या कर रहा है। नौकर लोग अपनापन जताने के लिए झूठ के पुल बांध देते। हुजूर कहता था कि भूत बनकर लूँगा, मेरी बेदी बने तो सही,
जिस दिन मरूंगा उस दिन से 100 जगत पांडे होंगे। मिस्टर सिन्हा पक्के नास्तिक थे, लेकिन ये बातें सुन सुनकर सशंक हो जाते और उनकी पत्नी तो थर थर काँपने लगती। वह नौकरों से बार बार कहती, उससे जाकर पूछो क्या चाहता है, जितना रुपया चाहे ले ले, हमसे जो मांगे वह देंगे, बस यहाँ से चला जाए। लेकिन मिस्टर सिन्हा आदमियों को इशारे से मना कर देते थे। उन्हें अभी तक आशा थी कि भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़ा चला जाएगा। इससे अधिक भय यह था कि मैं जरा भी नरम पड़ा और नौकरों ने मुझे उल्लू बनाया। छठे दिन मालूम हुआ कि जगत पांडे अबोल हो गया है, उससे हिला तक नहीं जाता, चुपचाप पड़ा आकाश की ओर देख रहा है। शायद आज रात दम निकल जाए। मिस्टर सिन्हा ने लंबी सांस ली और गहरी चिंता में डूब गए। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर आग्रह पूर्वक कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, जाकर किसी तरह इस बला को टालो। बुढ़ा मर गया तो हम कहीं के न रहेंगे। अब रुपये का मुंह मत देखो, 2-4 हजार भी देने पड़े तो देकर उसे मनाओ। तुमको जाते शर्म आती हो तो मैं चली जाऊं। सिन्हा, जाने का इरादा तो मैं कई दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन जब तक देखता हूँ वहाँ भीड़ लगी रहती है, इससे हिम्मत नहीं पड़ती। सब आदमियों के सामने तो मुझसे न जाया जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी आफत क्यों ना आ पड़े। तुम 2-4 हजार की कहती हो, मैं 10-5 हजार देने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ नहीं जा सकता। न जाने की किस बुरी साइज से मैंने इसके रुपये लिए। जानता कि यह इतना फिसाद खड़ा करेगा तो फाटक में घुसने ही न देता। देखने में तो ऐसा सीधा मालूम होता था कि गऊ है। मैंने पहली बार आदमी पहचानने में धोखा खाया। पत्नी, तो मैं ही चली जाऊं, शहर की तरफ से आऊंगी और सब आदमियों को हटाकर अकेले में बात करूंगी, किसी को खबर न होगी कि कौन है। इसमें तो कोई हरज नहीं। मिस्टर सिन्हा ने संदिग्ध भाव से कहा, ताड़ने वाले ताड़ ही जाएंगे। वाहे चुम, कितना ही छिपाओ। पत्नी, ताड़ जाएंगे ताड़ जाएं, अब किससे कहाँ तक डरूं। बदनामी अभी क्या कम हो रही है, जो और हो जाएगी। सारी दुनिया जानती है कि तुमने रुपये लिए, यूँ ही कोई किसी पर प्राण नहीं देता। फिर अब व्यर्थ ऐंठ क्यों करो। मिस्टर सिन्हा अब मर्म वेदना को न दबा सके, बोले, प्रिय, यह व्यर्थ की ऐंठ नहीं है। चोर को अदालत में बेंत खाने से उतनी लज्जा नहीं आती जितनी किसी हाकिम को अपनी रिश्वत का पर्दा खोलने से आती है। वह जहर खाकर मर जाएगा, पर संसार के सामने अपना पर्दा न खोलेगा। अपना सर्वनाश देख सकता है, पर यह अपमान नहीं सह सकता। जिंदा खाल खींचने या कोल्हू के पेरे जाने के सिवा और कोई स्थिति नहीं है जो उसे अपना अपराध स्वीकार करा सके। इसका तो मुझे जरा भी भय नहीं कि ब्राह्मण भूत बनकर हमको सताएगा या हमें उसकी बेदी बनाकर पूजनी पड़ेगी। यह भी जानता हूँ कि पाप का दंड भी बहुधा नहीं मिलता, लेकिन हिंदू होने के कारण संस्कारों की शंका कुछ कुछ बनी हुई है। ब्रह्म हत्या का कलंक सिर पर लेते हुए आत्मा कांपती है। बस इतनी बात है। मैं आज रात को मौका देख कर जाऊँगा और इस संकट को काटने के लिए जो कुछ हो सकेगा करूँगा। तीर जमा रखो। आधी रात बीत चुकी थी। मिस्टर सिन्हा घर से निकले और अकेले जगत पांडे को मनाने चले। बरगद के नीचे बिल्कुल सन्नाटा था। अंधकार ऐसा था मानो निशा देवी यहीं शयन कर रही हो। जगत पांडे की सांस जोर जोर से चल रही थी, मानो मौत जबरदस्ती घसीटे लिए जाती हो। मिस्टर सिन्हा के रोए खड़े हो गए। बूढ़ा कहीं मर तो नहीं रहा है। जेबी लालटेन निकाली और जगत के समीप जाकर बोले, पांडे जी, कहो क्या हाल है। जगत पांडे ने आंखें खोलकर देखा और उठने की असफल चेष्टा करके बोला, मेरा हाल पूछते हो, देखते नहीं हो मर रहा हूँ। सिन्हा, तो इस तरह प्राण क्यों देते हो। जगत, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं क्या करूँ। सिन्हा, मेरी तो यही इच्छा नहीं। हाँ, तुम अलबत्ता मेरा सर्वनाश करने पर तुले हुए हो। आखिर मैंने तुम्हारे 150 रुपये ही तो लिए हैं। इतने ही रुपये के लिए तुम इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो। जगत, 150 रुपये की बात नहीं है। जो तुमने मुझे मिट्टी में मिला दिया, मेरी डिग्री हो गई होती तो मुझे 10 बीघे ज़मीन मिल जाती और सारे इलाके में नाम हो जाता। तुमने मेरे 150 नहीं लिए, मेरे 5 हजार बिगाड़ दिए।
पूरे 5,000। लेकिन यह घमंड न रहेगा, याद रखना। कह देता हूँ, सत्यानाश हो जाएगा। इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के दरबार में विप्रों का ही राज्य है। विप्र का धन लेकर कोई सुखी नहीं रह सकता। मिस्टर सिन्हा ने बहुत खेद और लज्जा प्रकट की, बहुत अनुनय से काम लिया और अंत में पूछा, सच बताओ पांडे, कितने रुपये पा जाओ तो तुम अनुष्ठान छोड़ दो। जगत पांडे अब की जोर लगाकर उठ बैठे और बड़ी उत्सुकता से बोले, 5,000 से कौड़ी कम न लूँगा। सिन्हा, 5,000 तो बहुत होते हैं, इतना जुल्म न करो। जगत, नहीं, इससे कम न लूँगा। यह कहकर जगत पांडे फिर लेट गया। उसने ये शब्द निश्चयात्मक भाव से कहे थे कि मिस्टर सिन्हा को और कुछ कहने का साहस न हुआ। रुपये लाने घर चले, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते नीयत बदल गई। 150 के बदले 5,000 देते कलंक हुआ। मन में कहा, मरता है तो मर जाने दो। कहा कि ब्रह्महत्या कैसा पाप, यह सब पाखंड है, बदनामी न होगी। सरकारी मुलाजिम तो यूं ही बदनाम होते हैं, यह कोई नई बात थोड़े ही है। बच्चा कैसे उठ बैठे थे, समझा होगा, उल्लू फंसा। अगर 6 दिन के उपवास करने से 5,000 मिले तो मैं महीनों में कम से कम 5 मरतबा यह अनुष्ठान करूं। 5,000 नहीं, कोई मुझे 1,000 ही दे दे। यहाँ तो महीनों भर नाक रगड़ता हूँ, तब जाके 600 रुपये के दर्शन होते हैं। नोच खसोट से भी शायद ही किसी महीने में इससे ज़्यादा मिलती हो। बैठा मेरी राह देख रहा होगा, लेना रुपये मुँह मीठ हो जाएगा। वह चारपाई पर लेटना चाहते थे कि उनकी पत्नी जी आकर खड़ी हो गई। उनके सिर के बाल खुले हुए थे, आंखें समी हुई रह रहकर काँप उठती थी, मुंह से शब्द न निकलता था। बड़ी मुश्किल से बोली, आधी रात तो हो गई है, तुम जगत पांडे के पास चले जाओ। मैंने अभी ऐसा बुरा सपना देखा है कि तुम अभी तक कलेजा धड़क रहा है, जान संकट में पड़ी हुई है, जाके किसी तरह उसे टालूं। मिस्टर सिन्हा, वहीं से तो चला आ रहा हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा फिक्र है। अभी आकर खड़ा ही हुआ था कि तुम आई। पत्नी, अच्छा तो तुम गए थे, क्या बातें हुई, राजी हुआ? सिन्हा, 5,000 रुपये मांगता है। पत्नी, 5,000? सिन्हा, कौड़ी कम नहीं कर सकता, और मेरे पास इस वक्त 1,000 से ज़्यादा न होंगे। पत्नी ने एक क्षण सोचकर कहा, जितना मांगता है उतना ही दे दो, किसी तरह गला तो छूट जाए। तुम्हारे पास रुपये न हो तो मैं दे दूंगी। अभी से सपने दिखाई देने लगे, मरा तो प्राण कैसे बचेंगे, बोलता चालता है ना। मिस्टर सिन्हा, अगर आबनूस थे तो उसकी पत्नी चंदन सिन्हा उनके गुलाम थे, उनके इशारों पर चलते थे। पत्नी जी भी पति शासन में कुशल थी। सौंदर्य और अज्ञान में अपवाद है, सुंदरी कभी भोली नहीं होती। वह पुरुष के मर्म स्थल पर आसन जमाना चाहती है। सिन्हा, तो लाओ देता आऊँ, लेकिन आदमी बड़ा चग्गड़ है, कहीं रुपये लेकर सबको दिखाता फिरे तो। पत्नी, इसको यहाँ से इसी वक्त भगाना होगा। सिन्हा, तो निकालो, दे ही दूँ, जिंदगी में यह बात भी याद रहेगी। पत्नी ने अविश्वास भाव से कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, इस वक्त कौन देखता है। पत्नी से अधिक पुरुष के चरित्र का ज्ञान और किसी को नहीं होता। मिस्टर सिन्हा की मनोवृत्ति को उसकी पत्नी जी खूब जानती थी। कौन जान रास्ते में रुपये कहीं छिपा दे और कह दे आए, या कहने लगे रुपये लेकर भी नहीं टलता तो मैं क्या करूं। जाकर संदूक से नोटों के पुलंदे निकाले और उन्हें चादर में छिपाकर मिस्टर सिन्हा के पास चली। सिन्हा के मुंह पर झाड़ू सी फिरी थी, लालटेन लिए पछताते चले जाते थे। 5,000 रुपये निकल जाते हैं, फिर इतने रुपये कब मिलेंगे कौन जानता है। इससे तो कहीं अच्छा था दुष्ट मर ही जाता, बला से बदनामी होती। कोई मेरी जेब से रुपये तो न छीन लेता, ईश्वर करे मर गया हो। अभी तक दोनों आदमी फाटक ही तक आए थे कि देखा जगत पांडे लाठी टेकता चला आता है। उसका स्वरूप इतना डरावना था मानो श्मशान से कोई मुर्दा भागा आता हो। पत्नी जी बोली, महाराज हम तो आ ही रहे थे, तुमने क्यों कष्ट किया, रुपये लेकर सीधे घर चले जाओगे ना। जगत, हाँ हाँ सीधा घर जाऊंगा। कहाँ है रुपया, देखूं। पत्नी जी ने नोटों का पुलिंदा बाहर निकाला और लालटेन दिखाकर बोली, गिन लो, 5,000 रुपये है। पांडे ने पुलिंदा लिया और बैठकर उलट पुलट कर देखने लगा। उसकी आंखें एक नए प्रकाश से चमकने लगी। हाथों में नोटों को तौलता हुआ बोला, पूरे 5,000 है। पत्नी, पूरे गिन लो। जगत, 5,000 में 2 टोकरी भर जाएगी।
हाथ से बताकर इतने सारे 5,000। सिन्हा, क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं आता? जगत, है पूरे हैं, पूरे 5,000। तो अब जाऊं? यह कहकर वह पुलिंदा लिए कई कदम लड़खड़ाता हुआ चला जैसे कोई शराबी, और तब तक धम से जमीन पर गिर पड़ा। मिस्टर सिन्हा लपक कर उठाने दौड़े तो देखा उसकी आंखें पथरा गई और मुख पीला पड़ गया। बोले, पांडे, क्या कहीं चोट आ गई? पांडे ने एक बार मुंह खोला जैसे मरी हुई चिड़िया सिर लटका चोंच खोल देती है। जीवन का अंतिम धागा भी टूट गया। ओठ खुले हुए थे और नोट का पुलिंदा छाती पर रखा हुआ था। इतने में पत्नी जी भी आ पहुंची और शव को देखकर चौंक पड़ी। पत्नी, इसे क्या हो गया? सिन्हा, मर गया। और क्या हो गया? पत्नी, सिर पीटकर मर गया। हाय भगवान, अब कहाँ जाऊँ? यह कहकर बंगले की ओर बड़ी तेजी से चली। मिस्टर सिन्हा ने भी नोटों का पुलिंदा शव की छाती पर से उठा लिया और चले। पत्नी, ये रुपये अब क्या होंगे? सिन्हा, किसी धर्म कार्य में दे दूंगा। पत्नी, घर में मत रखना, खबरदार। हाय भगवान। दूसरे दिन सारे शहर में खबर मशहूर हो गई। जगत पांडे ने जंट साहब पर जान दे दी। उसका शव उठा तो हजारों आदमी साथ थे। मिस्टर सिन्हा को खुल्लम खुल्ला गालियां दी जा रही थी। संध्या समय मिस्टर सिन्हा कचहरी से आकर मन मार कर बैठे थे कि नौकरों ने आकर कहा, सरकार हमको छुट्टी दी जाए, हमारा हिसाब कर दीजिए। हमारी बिरादरी के लोग धमकाते हैं कि तुम जंट साहब की नौकरी करोगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सिन्हा ने झल्ला कर कहा, कौन धमकाता है? कहाँ? किसका नाम बताएं सरकार? सभी तो कह रहे हैं। रसोईया, हुजूर, मुझे तो लोग धमकाते हैं कि मंदिर में न घुसने पाओगे। साइस, हुजूर, बिरादरी से बिगाड़ कर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा आज से इस्तीफा है, हिसाब जब चाहे कर दीजिए। मिस्टर सिन्हा ने बहुत धमकाया, फिर दिलासा देने लगे, लेकिन नौकरों ने एक न सुनी। आध घंटे के अंदर सबों ने अपना अपना रास्ता लिया। मिस्टर सिन्हा दांत पीस कर रह गए। लेकिन हाकिमों का काम कब रुकता है? उन्होंने उसी वक्त कोतवाल को खबर कर दी और कई आदमी बेगार में पकड़ आए। काम चल निकला। उसी दिन से मिस्टर सिन्हा और हिंदू समाज में खींचतान शुरू हुई। धोबी ने कपड़े धोना बंद कर दिया, ग्वाले ने दूध देना बंद कर दिया, आनाकानी की, नाई ने हजामत बनाना छोड़ दिया। इस विपत्तियों पर पत्नी जी का रोना धोना और गजब था। उन्हें रोज भयंकर स्वप्न दिखाई देते थे। रात को एक कमरे से दूसरे कमरे जाते प्राण निकल जाते थे। किसी को जरा सी सिर भी दुखता तो न जाने जान समा जाती। सबसे बड़ी मुसीबत यह था कि अपने संबंधियों ने भी आना जाना छोड़ दिया। एक दिन साले आए मगर बिना पानी पिए चले गए। इसी तरह एक बहनोई का आगमन हुआ। उन्होंने पान तक न खाया। मिस्टर सिन्हा बड़े धैर्य से यह सारा तिरस्कार सहते जाते थे। अब तक उनकी आर्थिक हानि न हुई थी। गरज के बावले झक मारकर आते ही थे और नजराना मिलता ही था। फिर विशेष चिंता का कोई कारण न था। लेकिन बिरादरी से बैर करना पानी में रहकर मगर से बैर करने जैसा है। कोई न कोई ऐसा अवसर ही आ जाता है जब हमको बिरादरी के सामने सिर झुकाना पड़ता है। मिस्टर सिन्हा को भी साल के अंदर ही ऐसा अवसर आ पड़ा। यह उनकी पुत्री का विवाह था। यही वह समस्या है जो बड़े से बड़े हैकड़ों का घमंड चूर कर देती है। आप किसी के आने जाने की परवाह न करें, हुक्का पानी भोज भात मेल जोल किसी बात की परवाह न करें, मगर लड़की का विवाह तो न टालने वाली बला है, उससे बचकर आप कहाँ जाएंगे? मिस्टर सिन्हा को इस बात का दगदगा तो पहले से ही था कि त्रिवेणी के विवाह में बाधाएं पड़ेगी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि द्रव्य की अपार शक्ति इस मुश्किल को हल कर देगी। कुछ दिनों तक उन्होंने जानबूझकर टाला कि शायद इस आंधी का जोर कुछ कम हो जाए, लेकिन जब त्रिवेणी को 16वां साल समाप्त हो गया तो टाल मटोल की गुंजाइश न रही। संदेशे भेजने लगे, लेकिन जहाँ संदेशिया जाता वहीं जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं। जिन घरों में साल भर पहले उनका संदेश पाकर लोग अपने भाग्य को सराहते, वहाँ से अब सूखा जवाब मिलता था, हमें मंजूर नहीं। मिस्टर सिन्हा धन का लोभ देते, जमीन नज़र करने को कहते, लड़के को विलायत भेजकर उचित शिक्षा दिलाने को प्रस्ताव करते, किंतु उनकी सारी आयोजनाओं का एक ही जवाब मिलता, हमें मंजूर नहीं। ऊंचे घरानों का यह हाल देखकर मिस्टर सिन्हा उन घरानों में संदेश भेजने लगे जिनके साथ पहले बैठकर भोजन करने में भी उन्हें संकोच होता था, लेकिन वहाँ भी वही जवाब मिला, हमें मंजूर नहीं।
यहाँ तक कि कई जगह वे खुद दौड़ दौड़ कर गए, लोगों की मिन्नतें की, पर यही जवाब मिला, साहब हमें मंजूर नहीं। शायद बहिष्कृत घरानों में उनका संदेश स्वीकार कर लिया जाता, पर मिस्टर सिन्हा जानबूझकर मक्खन न निकालना चाहते थे। ऐसे लोगों से संबंध न करना चाहते थे जिनका बिरादरी में कोई स्थान न था। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। मिसेज सिन्हा चारपाई पर पड़ी करा रही थी, त्रिवेणी भोजन बना रही थी और मिस्टर सिन्हा पत्नी के पास चिंता में डूबे बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक खत था, बार बार उसे देखते और कुछ सोचने लगते थे। बड़ी देर के बाद रोगड़ी ने आंखें खोली और बोली, अब न बचूंगी, पांडे मेरी जान लेकर छोड़ेगा। हाथ में कैसा कागज? सिन्हा, जसोदा नंदन के पास से खत आया है। पाजी को यह खत लिखते हुए शर्म नहीं आती? मैंने इसकी नौकरी लगाई, इसकी शादी करवाई और आज उसका मिजाज इतना बढ़ गया है कि अपने छोटे भाई की शादी मेरी लड़की से करना पसंद नहीं करता। अब भागे के भागे खुल जाते। पत्नी, भगवान अब ले लो, यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। अंगूर खाने का जी चाहता है, मंगवाए हैं कि नहीं? सिन्हा, मैं जाकर खुद लेता आया हूँ। यह कहकर उन्होंने तस्तरी में अंगूर भरकर पत्नी के पास रख दिए। वह उठाकर खाने लगी। जब तस्तरी खाली हो गई तो बोली, अब किसके यहाँ संदेश भेजोगे? सिन्हा, किसके यहाँ बताऊँ? मेरी समझ में तो अब कोई ऐसा आदमी नहीं रह गया। ऐसी बिरादरी में रहने से तो यह 1000 दर्जा अच्छा है कि बिरादरी के बाहर रहूँ। मैंने एक ब्राह्मण से रिश्वत ली, इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन कौन रिश्वत नहीं लेता? अपने गौ पर कोई नहीं चूकता। ब्राह्मण नहीं, खुद ईश्वर ही क्यों न हो, रिश्वत खाने वाले उसे भी चूस लेंगे। रिश्वत देने वाला अगर कोई निराश होकर अपने प्राण देता है तो मेरा क्या अपराध? अगर कोई मेरे फैसले से नाराज होकर जहर खा ले तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस पर भी मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। बिरादरी जो दंड दे उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। सबसे कह चुका हूँ कि मुझसे जो प्रायश्चित चाहो करा लो, पर कोई नहीं सुनता। दंड अपराध के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो यह अन्याय है। अगर किसी मुसलमान का छुआ भोजन खाने के लिए बिरादरी मुझे काले पानी भेजना चाहते तो मैं उसे कभी न मानूंगा। फिर अपराध अगर है तो मेरा है। मेरी लड़की से क्या अपराध किया हुआ है? मेरे अपराध के लिए लड़की को दंड देना सरासर न्याय विरुद्ध है। पत्नी, मगर करोगे क्या? और कोई पंचायत क्यों नहीं करते? सिन्हा, पंचायत में भी तो वही बिरादरी के मुखिया लोग ही होंगे, उनसे मुझे न्याय की आशा नहीं। वास्तव में इस तिरस्कार का कारण ईर्ष्या है। मुझे देखकर सब जलते हैं और इसी बहाने हुए मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं इन लोगों को खूब समझता हूँ। पत्नी, मन की लालसा मन में रह गई। यह अरमान लिए संसार से जाना पड़ेगा। भगवान की जैसी इच्छा। तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है कि मेरी बच्ची की न जाने क्या दशा होगी, मगर तुमसे मेरी अंतिम विनय यह है कि बिरादरी से बाहर न जाना, नहीं तो परलोक में भी मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। यह शोक मेरी जान ले रहा है। हाय बच्ची पर न जाने क्या विपत्ति आने वाली है। यह कहते हुए मिसेस सिन्हा की आंखों में आंसू बहने लगे। मिस्टर सिन्हा ने उनको दिलासा देते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो प्रिय, मेरा आशय केवल यह था कि ऐसे भाव मन में आया करते हैं। तुमसे सच कहता हूँ कि बिरादरी के अन्याय से कलेजा छलनी हो गया है। पत्नी, बिरादरी को बुरा मत कहो। बिरादरी का डर न हो तो आदमी न जाने क्या क्या उत्पात करे। बिरादरी को बुरा न कहो। कलेजे पर हाथ रखकर, यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है। जसोदा नंदन ने भी कोरा जवाब दे दिया, किसी करवट चैन नहीं आता, क्या करूं भगवान। सिन्हा, डॉक्टर को बुलाऊं? पत्नी, तुम्हारा जी चाहे बुला लो, लेकिन मैं बचूंगी नहीं। जरा तिब्बो को बुला लो, प्यार कर लो, जी डूबा जाता है। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब